नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं, भारत की विशाल और जीवन देने वाली नदियों के सफर पर। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में जानते हैं इन शक्तिशाली जल मार्गों को और समझते हैं कि ये हमारे देश के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। भारत की जीवन रेखाएं या लाइफलाइंस आखिर हैं क्या? जरा सोचिए, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे देश की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और हमारे रोज की जिंदगी पर इतना गहरा असर डालती है? जी हाँ, इसका जवाब है हमारी नदियाँ। ये सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, बल्कि ये वो नसें हैं, वो धमनियाँ हैं जिन्होंने हजारों सालों से भारत के नक्शे को, हमारे इतिहास को और हम सबके जीवन को एक आकार दिया है। यही तो है हमारी असली जीवन रेखाएं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं नदियों की पहली और सबसे बड़ी कैटेगरी से, हिमालय की महान नदियां। ये वो नदियां हैं जो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों से जन्म लेती हैं और जिनका प्रवाह कभी नहीं रुकता, साल भर बहती रहती हैं। तो इन नदियों में ऐसा क्या खास है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इनका सोर्स ग्लेशियर्स हैं, यानी पिघलती हुई बर्फ। और इसी वजह से ये बारहमासी होती हैं, मतलब इनमें साल के 12 महीने पानी रहता है। ये बहुत लंबी और विशाल होती हैं और इन्हें हम 3 बड़े बड़े रिवर सिस्टम्स में बांटकर समझ सकते हैं। इनमें पहला है सिंधु नदी तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम। सोचिए, ये नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, फिर भारत में लद्दाख से गुजरती है और उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। लेकिन सिंधु अकेले नहीं बहती। इसकी 5 बहुत ही मशहूर सहायक नदियां हैं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। और पता है, इन्हीं 5 नदियों के वजह से उस इलाके का नाम पड़ा है पंजाब, यानी 5 आब, 5 नदियों की धरती। अब आते हैं भारत के सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र पर, गंगा नदी तंत्र। ये न सिर्फ आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी सबसे ज्यादा है। गंगा का जो विशाल रूप हम देखते हैं, उसका क्रेडिट जाता है इसकी सहायक नदियों को। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन जैसी बड़ी बड़ी नदियां इसमें आकर मिलती हैं और इसे एक शक्तिशाली धारा बना देती हैं। गंगा कितनी विशाल है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं: 2525 किलोमीटर। ये सिर्फ एक दूरी नहीं है, ये उस बहुत बड़े इलाके का पैमाना है जिसे गंगा अपने पानी से सींचती है और जीवन देती है। अच्छा, गंगा से जुड़े कुछ फैक्ट्स तो हमेशा याद रखने चाहिए, खास तौर पर एग्जाम के लिए। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसका नदी बेसिन देश में सबसे बड़ा है और इसका उद्गम यानी ये निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। हिमालय का तीसरा और आखिरी बड़ा सिस्टम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये नदी अपनी एक बहुत ही अनोखी यात्रा के लिए जानी जाती है। ये तिब्बत से शुरू होती है, फिर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। इस नदी की एक बहुत दिलचस्प बात है, इसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम हैं। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, जब ये अरुणाचल में आती है तो दिहांग कहलाती है और असम के घाटी में पहुंचकर इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। तो ये थीं हिमालय की नदियां। अब चलिए भारत के दक्षिणी हिस्से की तरफ, यानी प्रायद्वीपीय भारत की तरफ चलते हैं और वहां की नदियों को देखते हैं। ये नदियां हिमालय की नदियों से बिल्कुल अलग हैं। ये मौसमी होती हैं, मतलब इनका पानी बारिश पर निर्भर करता है। इन प्रायद्वीपीय नदियों को समझने का सबसे आसान तरीका है इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटना। एक जो पूरब की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और दूसरी जो पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर में मिल जाती हैं। पहले बात करते हैं पूरब की ओर बहने वाली नदियों की। इनमें मुख्य हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इन सब की सबसे खास बात यह है कि ये समुद्र में मिलने से ठीक पहले उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, जो खेती के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है, गोदावरी नदी को अक्सर दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने बड़े आकार और विशाल बेसिन की वजह से ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर भारत में गंगा। अच्छा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को देखें तो इनमें 2 नाम सबसे अहम हैं, नर्मदा और तापी। ये डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि ये बनाती हैं ज्वार नदमुख या एस्चुरी। और इनकी एक और अनोखी बात यह है कि ये भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं।
तो अब तक हमने हिमालयी और प्रायद्वीपीय दोनों तरह की नदियों के बारे में जान लिया, पर अगर इन्हें आमने सामने रखकर देखें तो क्या बड़े फर्क नजर आते हैं? चलिए एक फटाफट कंपैरिजन करके इस जानकारी को और पक्का कर लेते हैं। ये टेबल देखिए, सारी कहानी एक नजर में साफ हो जाती है। हिमालयी नदियों का सोर्स है ग्लेशियर, तो प्रायद्वीपीय नदियों का पठार। एक बारहमासी है तो दूसरी मौसमी। हिमालयी नदियों का बेसिन बहुत बड़ा और रास्ता लंबा है, वहीं प्रायद्वीपीय नदियों का बेसिन और रास्ता दोनों ही तुलना में छोटे हैं। तो चलिए घूम फिरकर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। हमने इन नदियों का भूगोल तो समझ लिया, पर असल में ये हमारी जीवन रेखाएं हैं क्यों? आखिर हमारी जिंदगी में इनका इतना महत्व क्या है? देखिए, इनका महत्व कई वजहों से है। सबसे पहले ये हमारी खेती के लिए सिंचाई का सबसे बड़ा जरिया है। फिर ये करोड़ों लोगों को पीने का पानी देती है। इनसे पनबिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और तो और ये आने जाने के लिए सस्ते जलमार्ग भी देती है। और अगर कोई शक बाकी हो तो जरा इस चार्ट को देखिए। हमारे देश में जितना भी पानी इस्तेमाल होता है उसका 80%, जी हाँ 80% सिर्फ और सिर्फ खेतीबाड़ी में जाता है। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि हमारा खाना, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इन नदियों पर कितनी ज्यादा निर्भर है। और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल हम सब के लिए, आज जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में हम अपनी इन कीमती जीवन रेखाओं को, अपनी नदियों को आखिर बचाएंगे कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।